Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. आज की क्लास में हम करने वाले हैं पॉलिटी का एक स्मॉल टेस्ट, ताकि आप अपने आप को देख सकें कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कौन सी यूनिट्स में आप रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, राइट? तो आज की जो क्लास है उसमें देयर आर अबाउट 25 क्वेश्चंस और 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे. ये पॉलिटी का आपका टेस्ट होगा. इस वीक का हमारा ये सेकंड टेस्ट है. एक हम पहले कर चुके हैं एंड नाउ दिस इज आवर टेस्ट 2. स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The elections were held for the formation of the Constituent Assembly in 1946 under the Cabinet Mission Plan. बिल्कुल ठीक बात है. आपको पता है जो कैबिनेट मिशन प्लान जो सर स्टैफर्ड क्रेब्स और पैथिक लॉरेंस के अंडर ये जो 3 मेंबर कमीशन इंडिया में आया था, इसके बेसिस पर ही हमने जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का डिसीजन लिया था और इसके लिए इलेक्शंस 1946 में हुए थे. तो जो भी एलिमेंट्स हैं स्टेटमेंट में सारे के सारे करेक्ट हैं और हमें क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट ही स्पॉट करने हैं. तो फर्स्ट वन इज करेक्ट. देन द सेकंड वन इज द एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज वाज हेडेड बाय वल्लभ भाई पटेल. नाउ से वल्लभ भाई पटेल की ये नहीं थी, उन्होंने जो ये जो कमेटी थी इट वाज हेडेड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर. तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट? सो करेक्ट स्टेटमेंट इज वन ओनली, दैट इज योर ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर. नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन पार्लियामेंट. तो हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो हम ध्यान करेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए. इंडिया हैज अडॉप्टेड द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट. बिल्कुल, इंडिया हैज वेरी मच अडॉप्टेड अ वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट. ब्रिटेन से हमने इंस्पायर होकर ये जो है हमारी गवर्नमेंट का मॉडल हमने सिलेक्ट किया है. देन पार्ट 5 of the Indian Constitution deals with the organization, composition, duration, officers, procedures and powers of parliament. बिल्कुल ये भी ठीक है. ये पार्ट 5 जो है यूनियन गवर्नमेंट की बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. इन ऑर्डर टू बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अ पर्सन शुड बी एटलीस्ट 25 साल. ये भी बिल्कुल ठीक बात है. Then the parliament exercises only limited powers in terms of making amendments to the Indian Constitution. No, limited power नहीं है, बल्कि हमारे पार्लियामेंट के पास कैसे पावर है, सिग्निफिकेंट पावर्स हैं. मतलब बहुत अच्छे खासे पावर हमारे पार्लियामेंट के पास है व्हेन इट इज अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि अगर हमारे संविधान को संशोधन अगर कोई कर सकता है उसका, तो वो पार्लियामेंट ही है. तो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा दैट वुड बी ऑप्शन डी, और इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर भी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज द हाई कोर्ट्स एक्सरसाइज jurisdiction over the subordinate judiciary in the state. बिल्कुल ठीक है. जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, इनके ऊपर सुपरविजन का काम किसका होता है, हाई कोर्ट का. द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976, ठीक है, empowered the parliament to make laws for the creation of all India judicial services. बिल्कुल ठीक बात है ये भी. अगर कोई नई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अगर क्रिएट करनी हो तो इसके लिए पावर इस आर्टिकल ने हमें दिए थे. तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और हमें यहाँ करेक्ट ही पूछा था, इसलिए हम ऑप्शन बी को यहाँ करेक्ट मार्क करेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. ह्यूमन राइट्स कमीशन की अगर बात करें तो द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द 6 मेंबर कमिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. देखिए, अपॉइंटमेंट जो है ये अपॉइंटमेंट होता है बाय द प्रेसिडेंट, राइट? ऑल्दो एक मेंबर कमिटी 6 मेंबर कमिटी होती है जिसको PM हेड कर रहे होते हैं, मगर वो सिर्फ सजेशन देते हैं. अपॉइंटमेंट तो अल्टीमेटली राष्ट्रपति ही करते हैं. नेक्स्ट इज द चेयरमैन एंड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 व्हिच इज 70 years. अगेन आप देखेंगे दिस इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन. द कमीशन कैन लुक इनटू अ मैटर विद इन 1 year ऑफ इट्स अकरेंस. ये ठीक है. हमें क्या पूछा है, विच आर नॉट करेक्ट. तो नॉट करेक्ट कौन से हैं, 1 and 2. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट? अब चलते हैं आगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि
The National Human Rights Commission was established in conformity with the Paris Principles. बिल्कुल सही बात है, जो पेरिस प्रिंसिपल्स थे ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग के रिगार्डिंग, उन्हीं के बेसिस पर हमने हमारा NHRC बनाया है. Then the NHRC was given a status of constitutional body in 1993. See, NHRC is not a constitutional body. In fact, it is a statutory body. Statutory body वो होती है जो एक statute से बनाई जाए, राइट? स्टैच्यूट माने एक लॉ, एक अलग से एक लॉ पास करके उससे बनाई जाए. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसका मेंशन भारत के संविधान में किया गया हो. सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट. हमें क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो करेक्ट इज ओनली वन, और ओनली वन कहाँ लिखा है? ऑप्शन ए में. सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड आवर क्वेश्चन. देन कम्स the sixth question. Consider the following statements. The 10th schedule of the Indian Constitution sets the provisions for disqualification. ठीक है, जो हमारा 10th schedule है वो disqualification की बात करता है. Simple statement. The members disqualified under the anti-defection law are debarred from contesting elections from the next 5 years. ऐसा नहीं है, they can stand for the elections. The defection by at least 1/3 of the elected members as a political party is considered a merger. देखिए यहाँ 1/3 नहीं होता, यहाँ 2/3 होता है. अगर 2/3 लोग एक पार्टी के बोले कि हम एक मर्जर चाहते हैं तो मर्जर हो सकता है, 1/3 से बात नहीं बनेगी. ऑलराइट, 1/3 डिसअग्री कर सकते हैं, बट अग्री करने के लिए हमेशा हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है. तो आप देखेंगे इसमें क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है. तो नॉट करेक्ट हमारे कौन से होंगे? नॉट करेक्ट इसमें हो जाएंगे 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन. ये तो 1 तो करेक्ट ही हो जाएगा. तो देखिए अगर 1 करेक्ट है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो अगर आपको सिर्फ पहले का भी पता हो ना कि 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन लिखा है तो ये तो करेक्ट है, और यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है, मतलब जिसमें 1 है जिस ऑप्शन में उसको हटा दो, बच गया आपके पास ये. तो यू सी, अगर इतना भी आपको पता है कि 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, राइट? तो समटाइम्स आपने क्या होता है, आपको लगता है कि मुझे नहीं आएगा ये पॉइंट, आई एम नॉट वेरी श्योर, रीड द क्वेश्चन. बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. नेवर मिस आउट ऑन सच इजी क्वेश्चंस. ओके, विद दैट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. 7 की अगर बात करें तो 7 क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग. पहला स्टेटमेंट है, पहला है वॉलेंटरी रेजिग्नेशन. सेकेंड है कास्टिंग वोट इन कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी. The nominated member joins the party after a period of 6 months. Okay, which of the following are valid grounds for the disqualification of an individual from a political party? अगर एक पॉलिटिकल पार्टी से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो उसके क्या ग्राउंड्स होते हैं? डिस्क्वालिफिकेशन के जो ग्राउंड्स मेंशन्ड है, पहला है कि आप खुद ही रिजाइन कर दें, मतलब आप वॉलंटरी गिव अप कर दें. तो बिल्कुल ये तो होना ही होना है, तो 1 तो होगा ही होगा, तो 2 को तो हमने वैसे ही हटा दिया. कास्टिंग वोट इन कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय योर पार्टी, अगर पार्टी के खिलाफ जाएंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन होगा ही, बिल्कुल 2 भी होगा. तो अगेन आप इसको तो फिर हटा दीजिए. द नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन कर लेता है एक पार्टी को आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, इसमें भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी option number D, option D, that is 1, 2 and 3. Then with reference to financial emergency, emergency पर हमेशा ही questions आते हैं, right? Specifically हम यहाँ देख रहे हैं, हम financial emergency पर एक question deal कर रहे हैं. Consider the following statements. It can be proclaimed by the President of India under Article 360 of the Indian Constitution. राइट, ये बिल्कुल ठीक है. आर्टिकल 360 ही है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए. पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. हमें क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो 1 तो होगा ही होगा. तो इसका मतलब है ऑप्शन बी तो आप हटा ही दो. इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट. 1 मंथ की जरूरत नहीं है, 2 मंथ में हो सकता है, राइट? ये नेशनल इमरजेंसी के लिए 1 मंथ होता है. तो यहाँ पर क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग. हमें करेक्ट पूछा तो 2 जहां भी उसको हटा दो, तो इसको भी हटा दो, इसको भी इनकरेक्ट करेक्ट पूछा है ना, तो 2 को हटा दीजिए. तो अगेन आप देख रहे हैं कि 2 हट गए हैं. फिर थर्ड, अंडर दिस ऑल मनी बिल्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी रिजर्व फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ये बिल्कुल ठीक है. तो 1 and 3 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है. और हमें क्या पूछा है? करेक्ट. तो 1 and 3 आर इन ऑप्शन सी. यस. Now we move on to the next question, that is question number 9. Question number 9 की अगर बात करें, question 9 पूछ रहा है, consider the following statements.
Article 30 of the Indian Constitution empowers all the minorities with the right to establish, administer educational institutions. Article 30 बिल्कुल ठीक है, करेक्ट फंडामेंटल राइट्स में से आपका स्टेटमेंट आया है. It is the fundamental right of an institution run by a minority community to get a government aid. फंडामेंटल राइट तो बिल्कुल भी नहीं है, द टू तो विल बी इनकरेक्ट. इसका टोन ही आप देख लीजिए, उसको पढ़ के भी आपको आइडिया लग जाएगा. करेक्ट इज वन ओनली, दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला है द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, काफी फेमस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अमेंडमेंट है. हमने लास्ट टेस्ट में भी इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन किया था. द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड द टर्म कोऑपरेटिव इन द फंडामेंटल राइट्स. नाउ सी, कोऑपरेटिव वर्ड तो ऐड किया है मगर फंडामेंटल राइट में ऐड किया है, ये गलत बात है. इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट. The cooperative societies is a state subject in the 7th schedule. बिल्कुल ठीक बात है. ये एक स्टेट सब्जेक्ट है और 7th शेड्यूल जिसमें हमारी 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, उसमें ये मेंशन्ड है. तो हमें क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है. करेक्ट इज ओनली 2. ओनली 2 कहाँ लिखा है? बी में. सो बी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन. Which of the following rights are protected under Article 19 of the Indian Constitution? Again ये आपका Part 3 of the Indian Constitution Fundamental Rights से एक क्वेश्चन आया है. 19 के अंदर पूछ रहा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो बिल्कुल होगा ही होगा. फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसका मतलब है कि यू हैव टू फॉर्म लाइक एसोसिएशंस एंड यूनियंस वाला जो आपका आर्टिकल है. मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, चारों ही है. इसलिए option D 1 2 3 4. and I said it before as well in the earlier test कि आपको कोई आर्टिकल याद हो ना हो, आपको फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल जरूर से याद होने चाहिए. कोशिश कीजिए आप उन्हें याद करें, बाय हार्ट याद करें और एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले जरूर उन्हें रिवाइज करके जाएं. राइट. नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द प्रोविजन रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन. ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि कोई किसी व्यक्ति पर अगर शक हो कि ये कुछ कार्य कर सकते हैं ऐसा जो देश की अखंडता प्रभुता को नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम उसको वैसे ही डिटेन कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन. नाउ द प्रोविजन रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन इज मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बिल्कुल ठीक है, आपका एक आर्टिकल है आर्टिकल 22, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, उसमें मेंशन्ड है. The grounds of detention are not communicated to the detainee. They are always communicated. तो ये जो है इसकी वजह से ये wrong हो गया है. तो statement 2 is incorrect. Statement 1 is correct. Protection against preventive detention is available to both citizens as well as aliens. तो आप देखेंगे आर्टिकल 22 दोनों को ही अवेलेबल होता है. The articles which the fundamental rights which are available only to Indians, उसमें आप देखेंगे आर्टिकल 15, 16 और 19, 29 एंड 30. ये 5 आर्टिकल्स हैं, तो 22 तो उस लिस्ट में है नहीं, तो ये बिल्कुल दोनों को अवेलेबल है. तो 1 and 3 आर करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट. और पूछा क्या है? करेक्ट. तो करेक्ट विल बी 1 and 3. सो सी वुड बी करेक्ट. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The scope of the pardoning power of the president is wider than the scope of the governor. बिल्कुल ठीक है. ऑब्वियसली पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट के पास ज्यादा होता है, सीनियर भी वही है. बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन इन द केस ऑफ डेथ सेंटेंस. डेथ में खाली प्रेसिडेंट ही दे सकता है, गवर्नर कभी डेथ सेंटेंस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता. राइट. और पार्डन तो डेफिनेटली नहीं ग्रांट कर सकता. तो पार्डनिंग पावर ये करेक्ट है, यहाँ पर ये इनकरेक्ट है. हमसे पूछा है करेक्ट, तो करेक्ट इज 1 ओनली. दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Okay, now we talk about the next question, that is question number 14. Consider the following statements regarding constitutional amendment bills. A constitutional amendment bill can be introduced in either house of the parliament. बिल्कुल ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बदलना हो, कोई चेंज करना हो, आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करो बिल, चाहे लोकसभा में करो, एक ही बात है. ठीक है, दोनों में कर सकते हैं. तो 1 इज करेक्ट. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स कैन नॉट बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी. बिल्कुल सही बात है. क्यों? क्योंकि इनको पास करने के लिए हमें हमेशा स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है. तो ये भी करेक्ट हो जाएगा. इन केस ऑफ अ डेडलॉक देयर इज अ प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग्स. नो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हो
और डेडलॉक आ रहा है, मतलब पूरा हाउस, दोनों हाउस नहीं सहमत हैं एक किसी पर्टिकुलर उस चीज पर, तो जॉइंट सिटिंग का कोई वहां पर प्रावधान नहीं होता। इसीलिए मतलब इसका मतलब है कि वो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है संशोधन, इंपॉर्टेंट होता तो सभी की कंसेंसस होती, राइट। तो ये बिल्कुल गलत बात, ये इन केस ऑफ डेडलॉक देयर इज अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, नहीं, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अ जॉइंट सिटिंग। Which of the statements are correct? They are asking. Correct हैं सिर्फ 1 and 2, इसलिए option B will be your correct option. Now we talk about question number 15. Question number 15 क्या है? Consider the following statements regarding citizenship in India. The ways of acquiring citizenship are prescribed in Article 6 of the Constitution. देखिए हमारा जो Part 2 of the Indian Constitution है, जिसमें आपके आर्टिकल आते हैं 5 से 11 तक, ये सभी बात करते हैं सिटीजनशिप की, राइट। अगर आर्टिकल 6 की हम बात करें तो आर्टिकल 6 पर्टिकुलरली टॉक्स अबाउट द सिटीजनशिप राइट्स ऑफ द पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ओके। So yes, we could say that way कि हाँ, it talks about how to gain citizenship in India. The citizenship of any Indian can be renounced by the government if he/she has been living outside India for 7 years continuously. बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा इनफैक्ट इसकी कुछ और कंडीशंस भी हैं, बट स्टेटमेंट वैसे टेक्निकली देखा जाए तो करेक्ट है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और हमें करेक्ट ही पूछा है, तो हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से हम ऑप्शन सी को करेक्ट मार्क कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन 16 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ पर्सन हु इज कन्विक्टेड फॉर इंसल्टिंग द नेशनल फ्लैग is disqualified to contest in the elections to the parliament and state legislature for 6 years. बिल्कुल ठीक बात है। The part 4A of the Indian Constitution mentions the fundamental duty. आपको पता ही है पार्ट 4A टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे हर सिटीजन के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आर 6 and fundamental duties are 11, right? One short of the double of the fundamental rights. Which of the statements given above is are correct? तो करेक्ट की अगर बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसीलिए ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी मूव फर्दर टू द 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन आपका आया है, right to be forgotten is a part of the broader right to privacy under article 21. ये बिल्कुल ठीक है। अभी रिसेंटली राइट टू बी फॉरगॉटन एक्चुअली है क्या, मान लीजिए आपने कुछ गलत काम किया, राइट, जिसको लेकर आप हर जगह न्यूज़पेपर में, प्रेस में, डिजिटल प्रेस में, हर जगह वो चीज़ कवर हुई। हावेवर उस चीज़ की आपको सज़ा मिल जाती है, आप सज़ा पूरी काट लेते हैं, आप बाहर आ जाते हैं, आप एक बदला इंसान हैं अब और अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मगर फिर भी वो जो सालों पहले जो आपके नाम पर आर्टिकल्स छपे थे, जो प्रेस में जो भी चीज़ें रिलीज हुई, उनकी वजह से आज भी आपकी इमेज इतनी ख़राब है कि आप एक नॉर्मल सिटीजन की तरह नहीं रह पा रहे हैं। सो बेसिकली देयर शुड बी अ राइट टू बी फॉरगॉटन, इजंट इट? अगर आप चाहें तो यू कैन टेक डाउन दोज आर्टिकल्स और वो सारी चीज़ें। तो ये एक राइट टू बी फॉरगॉटन वाला जो एलिमेंट है, ये राइट टू प्राइवेसी में अब डाल दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो दिस वुड बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। द राइट टू प्राइवेसी इज डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट इन केएस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। बिल्कुल ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है, करंट के नज़र से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और हमें करेक्ट पूछा है, इसलिए हम दोनों को ही करेक्ट करते हुए ऑप्शन सी को कंसिडर करेंगे एज द करेक्ट ऑप्शन। Now we talk about next question, that is question number 18. Question number 18 reads, which of the following statements regarding the classical languages of India? आप सभी को पता है कि क्लासिकल लैंग्वेजेस होती हैं, दे आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, दे आर नॉट लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में 22 रिकग्नाइज लैंग्वेजेस हैं, बट वो क्लासिकल लैंग्वेजेस उनमें से कुछ हैं, मगर सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में मेंशन है, ये कहना गलत होगा, राइट। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर सिलेक्टिंग अ लैंग्वेज एज क्लासिकल। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पहले थी, मगर अभी आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिसाइड करती है कि कौन सी लैंग्वेज जो है क्लासिकल लैंग्वेज बनेगी। तो ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, तो दोनों ही नॉट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट। अगर ये करेक्ट पूछा होता तो नाइदर हो जाता, बट क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है इसलिए बोथ 1 and 2 होगा।
Now consider the following statements. The 5th and the 6th schedules of the Indian Constitution deal with administration of scheduled areas and ट्राइबल एरियाज इन द कंट्री। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 5th और 6th शेड्यूल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो इनके डील करते हैं। द 73rd अमेंडमेंट एक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंडेड द एप्लीकेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। नहीं, देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट था तो पंचायत के रिगार्डिंग है, मगर उसने पंचायत को जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सीधा इन एरियाज में एक्सटेंड नहीं किया था। एक सेपरेट एक्ट, आपने पेसा एक्ट के बारे में सुना होगा, पंचायत एक्सटेंशन एक्ट, जो कि 1996 में आया था, ठीक है, इसके 3 साल बाद उसने एक्सटेंड किया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ऐसे शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के अंदर, राइट। तो दिस वन वुड बी इनकरेक्ट, फर्स्ट वन वुड बी करेक्ट। हमें क्या पूछा है? आर नॉट करेक्ट, हमें नॉट करेक्ट पूछा है। नॉट करेक्ट इज टू ओनली, इसलिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कभी भी ये जो नॉट करेक्ट पूछा जाता है, इस नॉट को इग्नोर ना करें, वरना आपके मार्क्स भी इग्नोर हो ही जाएंगे। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। अगर क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 सेज आर्टिकल 19(1)(d of the Indian Constitution. So particularly, specifically, precisely, we are talking about this article of the Indian Constitution entitles every citizen to move freely throughout the territory of the country. बिल्कुल ठीक बात है। The free movement of people can be restricted, ये भी ठीक बात है, यहाँ तक तो ठीक है। To protect the interest of the general public and the protection of a scheduled tribe. Now देखिए, ये जो जनरल पब्लिक वाली जो टर्म है ना, कुछ लोगों में से आप कंफ्यूज भी होंगे इसको लेकर, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट ओवरऑल सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी और वो सब तो मेंशन है। सो इन जनरल आप देखेंगे जनरल पब्लिक भी उसमें इंक्लूड हो ही जाती है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, और हमें क्या पूछा है? करेक्ट ही पूछा है, इसलिए हम ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे, विच इज बोथ 1 and 2। नाउ वी टॉक अबाउट 21। Question 21 reads, consider the following statements. Article 368 of the Indian Constitution empowers the Parliament to amend provisions of the Constitution. Article 368 empower करता है किसको? Parliament को। किस लिए? कि amend कर सके वो provisions को। बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 368 फेमस ही इसीलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है। The constitution amendment bills can be introduced only in the lower house of the parliament. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, हमने अभी देखा था उस दूसरे क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, और ये वाला करेक्ट। हमें क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, तो हम किसको मार्क करेंगे? 1 ओनली, जो है ऑप्शन ए। चलते हैं हम अब अगले प्रश्न की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following are the components of the state list under the 7th schedule of the Indian Constitution? तो 7th शेड्यूल में मैंने बताया आपको 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये पूछ रहे हैं कि इन तीनों लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में से आप देखेंगे तो कौन से एलिमेंट्स को आप पाएंगे। ओके, बैंकिंग, ये तो सबको पता है, डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये यूनियन में आता है, तो 1 तो डेफिनेटली नहीं होगा। अब देखिए, अगर आपको 1 नहीं पता है तो आपको पता है ए और सी तो हो ही नहीं सकते। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, आप देखेंगे ये दोनों ही, पुलिस, एटलीस्ट पुलिस का तो पता ही है कि पुलिस तो स्टेट के अंडर ही आती है, तो 3 तो होगा ही होगा। तो अगर 3 होगा तो डी ही होगा, क्योंकि यहाँ तो 3 है ही नहीं, तो आप इसको भी हटा दो। तो आपको अगर इतना पता हो कि बैंकिंग यूनियन का है और पुलिस स्टेट का है, तो आपको पता होगा कि आपका करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। आपको चारों का नाम भी पता हो, कोई बात नहीं, 2 का भी पता है, यू कैन रीच योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वैसे अगर बात करें तो ये तीनों ही स्टेट में है, पब्लिक ऑर्डर भी स्टेट में आता है और पब्लिक हेल्थ भी स्टेट लिस्ट में ही आता है, राइट। तो कोशिश कीजिए कि आप ये जो बेसिक क्वेश्चन हैं इनको गलत ना करें। We talk about the next question, that is question number 23. Question number 23 क्या बोल रहा है? Which of the following motions can be moved only in the Lok Sabha? Censure motion, cut motion, non-confidence motion, call attention motion. No confidence का सबको ही पता है, ये खाली लोकसभा में आ सकता है, तो 3 तो होगा ही होगा, तो इसलिए आप बहुत आसानी से इसको काट दो, इसको काट दो, 50-50 पर आ गए। कॉल अटेंशन मोशन आपको पता होगा, ये दोनों में ही कर सकते हैं, तो दोनों में ही कर सकते हैं, मतलब ओनली इन लोकसभा, तो 4 तो नहीं हो सकता, इसको भी काट दो। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सो यू सी, अगर आपको इन 2 का भी पता है कि ये दोनों में होता है और ये खाली एक में होता है,
एंड यू विल रीच योर क्वेश्चन, रीच योर ऑप्शन। तो आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को पढ़ने के पहले ही गिव अप मत कीजिए। देयर आर मेनी क्वेश्चन यू नो द आंसर टू बट यू आर सो क्विक टू गिव अप, सो आप फिर उसको छोड़ देते हैं, तो कोशिश कीजिए ना करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है विच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया declared the right to privacy as a fundamental right in which of the following case। अभी हमने देखा था केएस पुत्तस्वामी केस, और यहाँ पर आपको जस्टिस केएस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस यहाँ दिख रहा होगा। सो आपका क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बहुत आसानी से। Then comes your next question, that is with reference to the right against exploitation, consider the following statements। बात करते हैं आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, बेगार जिसको हम फोर्स्ड लेबर कहते हैं, एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर विदाउट एनी एक्सेप्शन। बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 23 यही कहता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक हमारा फंडामेंटल राइट है, उसके अंदर आता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 ये कहता है कि आप किसी से भी फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते, मानव खरीद बेच आप जो है, मानव शरीर की खरीद बेच आप नहीं कर सकते हैं, ओके। और इसी प्रकार का कोई भी फोर्स्ड लेबर जो है, जो बंधुआ मजदूरी होती है, बेगार जिसको हम बोलते हैं, वो आप नहीं करवा सकते हैं, ठीक, बिल्कुल एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से। फिर है द फंडामेंटल राइट अंडर 24 इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स। आर्टिकल 24 क्या है, ये है प्रिवेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस प्लेसेस। तो बहुत कम उम्र के जो बच्चे हैं अंडर 14 ईयर्स, उनको हजार्डस प्लेसेस में डिप्लॉय करना, एम्प्लॉय करना इज रॉन्ग, जो उनके फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हैम्पर कर सकता है, राइट। तो ये आपका आर्टिकल 24, और ये क्या कह रहा है कि ये सिर्फ ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स। और मैंने आपको बताया था द आर्टिकल्स विच आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स आर, इसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल आपका 15 आता है, आर्टिकल आपका 16 आता है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। दीज आर दी 5 आर्टिकल्स जो कि सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। तो आर्टिकल 24 की अगर बात हो रही है यहाँ पर, तो क्या आर्टिकल 24 यहाँ मेंशन आपको दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब क्या ये सिर्फ अवेलेबल है सिटीजन्स को? नहीं। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। और पहला स्टेटमेंट करेक्ट। और हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो वन ओनली, दैट इज ऑप्शन ए। सो विद दैट ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो इसी के साथ हमने हमारा टेस्ट कर लिया है पूरा कंप्लीट, एंड वी सॉ कैसे पॉलिटी के अलग अलग यूनिट्स विच इज योर पार्लियामेंट, पंचायती राज, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जुडिशरी, इमरजेंसी को लेकर हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। मेक श्योर आप इन क्वेश्चंस को वापस कभी प्रैक्टिस करें। द पीडीएफ विल बी अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन। तो मेक श्योर कि अभी आप एक बार अटेम्प्ट आपने मेरे साथ किया होगा, इसके बाद में जब भी आपको लगे कि आपने पॉलिटी की अच्छी प्रिपरेशन कर ली है, मेक श्योर यू रीविजिट द फाइल एंड यू अटेम्प्ट अगेन, राइट। तो ये आंसर्स आपके पास अब हैं ही। जो लोग हैंडल कर पाए क्वेश्चंस को, वेरी गुड, और जो लोग हैंडल नहीं कर पाए, कोशिश कीजिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर थोड़ा ध्यान दीजिए, राइट। मेक श्योर योर कॉन्सेप्ट्स आर इन प्लेस एंड ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी अ केक वॉक फॉर यू। Okay, so I hope the class was helpful, and now we wrap up. Thank you. Jai Hind.